नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का और मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। महाराष्ट्र में जो राणे वर्सेस उद्धव जंग चल रही है, नारायण राणे केंद्रीय मंत्री हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के बारे में, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कुछ अपशब्द कहा कि उनको थप्पड़ मार देना चाहिए। अब उसके बाद जो हुआ, जिस तरीके के उनके ऊपर सेक्शंस लगाए गए, आज पूरा घमासान रायगढ़ का जो इलाका है, राणे का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पर शिवसेना वर्सेस नारायण राणे यानी कि शिवसेना वर्सेस बीजेपी का पूरा घमासान जारी है। इस पर आपको आज दिखाएंगे कि किस तरीके से आपके नाम पर ही कि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रही, कैसे दोनों पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ नारायण राणे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की 6 बड़ी खबरें। टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन में अबू बकर का दावा, दिल्ली दंगों को लेकर बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो मंगाया। टाइम्स नाउ नव भारत की खबर का असर, गृह राज्य सचिव अजय मिश्रा ने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी मांगी। टाइम्स नाउ नव भारत को धन्यवाद कहा, बोला आपने आंखें खोल दी और सत्य दिखाया। गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे ने टाइम्स नाउ नव भारत से की एक्सक्लूसिव बातचीत। शिवसेना से कहा, जो हो सके, अब जो होगा अपने मन की करूंगा। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया। बेटे ने रत्नागिरी थाने में पहुंचकर दिया धरना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिया था विवादित बयान। नारायण राणे के खिलाफ शिव सैनिकों ने खोला मोर्चा। मुंबई, नासिक और औरंगाबाद में प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पत्थरबाजी भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे राहुल गांधी से मिलने। बैठक खत्म होने के बाद दोनों नेताओं ने कहा, कोई विवाद नहीं। नमस्कार, सबसे पहले आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर राजनीतिक तमाशा जो है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसके बीच में टाइम्स नाउ नव भारत पर नारायण राणे ने टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गिरफ्तारी के बाद नारायण राणे का यह पहला इंटरव्यू है। मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद से नारायण राणे ने बातचीत की। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कहा नारायण राणे ने गिरफ्तार होने के बाद। We have with us Mr. Narayan Rane, the Union Minister. He is joining us live on the channel. Mr. Rane, if you can tell us right now, where are you? आप कहाँ हैं अभी? हमें बताएं लेटेस्ट क्या है, क्योंकि हमें खबर आ रही कि आपको अरेस्ट किया गया है। देखिए, मैं पहले कुठे संगमेश्वर आत्मदेव गोळवलकर गुरुजी के आश्रम, मैं गोळवलकर गुरुजी के आश्रम के यहाँ था। वो ठिकाना के आगे आता है, वहाँ मैं खाना खा रहा था 3-3:15 बजे। उसके बाद डीसीपी वहाँ आए, पुलिस लेके आए। मेरे को बोला आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आप चलो। मैं बोला नोटिस बताइए, तो नोटिस नहीं उनके पास, कुछ नहीं। जबरदस्ती वो मेरे को अरेस्ट करके वो संगमेश्वर पुलिस स्टेशन के यहाँ लेके आया। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ पुलिस रखा और खुद एक रूम में गया। 2 घंटा रूम से बाहर नहीं आया। उसका इरादा मेरे को अच्छा नहीं लगा, कि ऐसा लगा कि मेरे को मेरे जान को खतरा है, इस तरह का उसका हालचाल था, बर्ताव था। फिर काफी लोग वहां आने के बाद, कई ऑफिसर आने के बाद, अब मुझे वहां से अभी महाड़ कोर्ट में ले जा रहे हैं।
राणे जी, इससे पहले कि मैं बाकी सिचुएशन आपकी पूछूं, पहले मुझे ये बताएं कि जो आपने बयान दिया था, जो आपकी स्टेटमेंट थी उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट, कि आपका मन करता है आप उनको एक थप्पड़ मारें, क्या उस बयान के ऊपर आपको लगता है कि वो बयान आपको नहीं देना चाहिए या गलती हुई, या आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है, अरे वो बयान सही था? आपको देखिए, आपको बयान क्या क्या मैं उसकी जानकारी नहीं है। थप्पड़ मारूंगा ऐसा नहीं बोला। मैं बोला 15 अगस्त ये स्वतंत्र दिन कित्व है, इसकी जानकारी सीएम को नहीं। और मैं बोला ये बात सही नहीं है। वो इसको ऑडियो को थोड़ा सा और बेहतर करके आपके पास दोबारा सुनवाते हैं कि क्या कहा था नारायण राणे। लेकिन सबसे पहले आपको मैं अपनी सहयोगी मेघा प्रसाद के पास ले चलता हूं। सीनियर एडिटर हैं टाइम्स नाउ में। हमारे साथ राकेश द्विवेदी भी जुड़ रहे हैं। राकेश द्विवेदी मेरे सहयोगी जो मुंबई से भी जुड़ रहे हैं। मेघा, सबसे पहले क्या क्या जरूरी बातें, बड़ी बातें नारायण राणे ने क्या कही, क्योंकि अब ये एक बड़ा राजनीतिक उठापटक बिल्कुल मुंबई में नारायण राणे को बीच में रखकर हो रही है। राजनीतिक उठापटक तो हो ही रही है, काफी समय से। पहले आपस में हो रही थी, आज नारायण राणे के साथ हो रही है। यही अंतर है अंकित, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। एक तो ऑलरेडी पॉलिटिकल अपहीवल इतनी हो रही है महाराष्ट्र में, बट आज उनको एक नया फ्रंट मिल गया है जहां पर ये लड़ाई छेड़ दी गई है। बड़ी अजीब सी बात है अंकित, देखें आप जिस तरीके से ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई है। एक बयान जो कि नारायण राणे कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा नहीं था। आज मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही कि मुझे चीफ मिनिस्टर को थप्पड़ मारने का मन करता, मगर कही नहीं कही वो एक अलग सी बात है। पॉइंट यहाँ पर ये है अंकित कि आप देखिए कितनी अलाक्रिटी के साथ, कितने स्पीड के साथ और कितने प्रॉम्प्टनेस के साथ में ये उद्धव ठाकरे की सरकार ने इस तरीके से अरेस्ट करने की कोशिश करी, या अरेस्ट कर लिया है टेक्निकली तो उन्होंने नारायण राणे को। एक बयान के ऊपर एक सिटिंग यूनियन मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है। उसे अभी कोर्ट ले जाया जा रहा है। नारायण राणे ने लोअर कोर्ट में आज अपील करी, वो लोअर कोर्ट में समय हो गया था, कुछ लोअर कोर्ट से उनको मिला नहीं रिप्रीव। बॉम्बे हाई कोर्ट शायद वो कल जाएंगे और बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर फैसला होगा कि उनको बेल मिलती है, जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। मगर आज सिचुएशन ऐसा है अंकित, ये बहुत ही कम रेयर इंस्टेंसेस ऐसे हुए होंगे इन द पास्ट या हमारी हिस्ट्री में इस तरीके से कि एक सिटिंग यूनियन मिनिस्टर को एक स्टेट की सरकार, एक राज्य की सरकार अरेस्ट करती है एक बयान के ऊपर, चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो बयान दिया है उसके ऊपर। मगर आप समझें अंकित, ये सारा तमाशा होने के बावजूद जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो पार्टी पावर में है सेंटर में, जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रेसिडेंट, उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके ये कहा है कि भाई ये जो हो रहा है वो गलत है, जिस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है नारायण राणे के साथ वो गलत है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, ये कहते हुए कि हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। तो क्लियरली एक सेट कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, एक लाइन पकड़ लिया उन्होंने कि ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव की सरकार, डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। ये लड़ाई है, आप लड़ना चाहते हैं सड़कों पर मुंबई के तो लड़िए। बिल्कुल, और ये बिल्कुल मेगा बिल्कुल टिपिकल जगह जगह पोस्टर्स लगी हुई है, बिल्कुल टिपिकल शिवसेना स्टाइल जिसको कहते थे। मतलब वो शायद भूल गए कि वो इस समय पावर में है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं, ऑपोजिशन में नहीं है। जो बिल्कुल टिपिकल शिवसेना के हमारे बारे में, ठाकरे के बारे में कुछ कहोगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे, हम मारपीट करेंगे, बिल्कुल उस तरीके का एक माहौल बन रहा है। मेगा वापस आता हूं और राकेश हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर वो आपको पूरा इंटरव्यू पहले सुनवा देते हैं क्योंकि बीच में वो रुक गया था। पहले आपको पूरा इंटरव्यू सुनवाते हैं, फिर बात करेंगे हमारे सहयोगियों से। We have with us Mr. Narayan Rane, the union minister. He's joining us live on the channel. Mr. Rane, if you can tell us right now, where are you? आप कहाँ हैं अभी? हमें बताएं लेटेस्ट क्या है, क्योंकि हमें खबर आ रही कि आपको अरेस्ट किया गया है। देखिए, मैं पहले कुठे संगमेश्वर जिथे आतमध्ये गोळवणकर गुरुजी के आश्रम, मैं गोळवणकर गुरुजी के आश्रम के यहाँ था। वो ठिकाना आगे आता है
वहाँ मैं खाना खा रहा था 3-3:15 बजे। उसके बाद डीसीपी वहाँ आए, पुलिस लेके आए। अब मेरे को बोला आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आप चलो। मैं बोला नोटिस बताइए, तो नोटिस नहीं उनके पास, कुछ नहीं। जबरदस्ती वो मेरे को अरेस्ट करके वो संगमेश्वर पुलिस स्टेशन के यहाँ लेके आया। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ पुलिस रखा और खुद एक रूम में गया, 2 घंटा रूम से बाहर नहीं आया। उसका इरादा मेरे को अच्छा नहीं लगा, कि ऐसा लगा कि मेरे जान को खतरा है, इस तरह का उसका हालचाल था, बर्ताव था। फिर काफी लोग वहां आने के बाद, कई ऑफिसर आने के बाद, अब मुझे वहां से अभी महाड़ कोर्ट में ले जा रहे हैं। राणे जी, इससे पहले कि मैं बाकी सिचुएशन आपकी पूछूं, पहले मुझे ये बताएं कि जो आपने बयान दिया था, जो आपकी स्टेटमेंट थी उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट, कि आपका मन करता है आप उनको एक थप्पड़ मारें, क्या उस बयान के ऊपर आपको लगता है कि वो बयान आपको नहीं देना चाहिए या गलती हुई, या आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल सही है, वो बयान सही था? आपको देखिए, आपको बयान क्या क्या मैं उसकी जानकारी नहीं है। थप्पड़ मारूंगा ऐसा नहीं बोला। मैं बोला 15 अगस्त ये स्वतंत्र दिन कितना है, इसकी जानकारी सीएम को नहीं। और मैं बोला ये बात सही नहीं है, और सेक्रेटरी को क्यों पूछना चाहिए, उसको तो पहले से पढ़ के आना चाहिए। 75 सालगिरह है। तो मैं इसे बोला कि मैं उस वक्त होता तो 15 अगस्त के दिन वो होता तो मैं बोला थप्पड़ मारता था। अरे हमारा राष्ट्र पहला क्या, या बोला उनको मुख्यमंत्री है और हमारे राष्ट्र का वर्धापन दिन मालूम नहीं। राणे जी, आप मुझे बताएं, आप एक सिटिंग यूनियन मिनिस्टर हैं, आप एक कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर हैं। आपको महाराष्ट्र की सरकार ने अभी एटलीस्ट ऑफिशियली उनका बयान है कि आपको अरेस्ट किया है, आपको कोर्ट ले जा रहे हैं। आज रात में शायद आप पुलिस की लॉकअप में रहेंगे। ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक सिटिंग यूनियन मिनिस्टर को एक स्टेट की पुलिस ने पकड़कर लॉकअप में रखा हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में जो हो रहा है आपके साथ? लॉकअप में ऐसा कोई गुनाह मैं किया नहीं। मैं जो कहा उसका ऑफेंस होता ही नहीं, बैठता ही नहीं है। कोई किसी वकील लॉयर को आप लोग पूछिए। और ये जबरदस्ती रखने चाहता है, इसमें मेरा गुनाह कुछ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का वो कर रहा है, क्या वो कायम का मुख्यमंत्री रहने वाला है क्या? ठीक है, कानून का इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो हम भी राजनीति में है ना। पूरी बीजेपी अब ये ट्वीट कर रही है, ये बयान आ रहा है बीजेपी का। बीजेपी के प्रेसिडेंट मिस्टर नड्डा, उनका भी बयान आया कि जो हो रहा है वो गलत है। देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। इस तरीके से बीजेपी आपके साथ में खड़ी है, मगर सेना के जितने लोग हैं वो तो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं पूरी मुंबई में। देखो क्या हमला करते हैं, 10-15 लोग आते हुए देखा। इधर तो संगमेश्वर में 12 आदमी था, चिपळूण में 17 आदमी था, उनके बाद आदमी किधर है? आप खाली चैनल वाले घुमा रहे हैं। नारायण राणे जी, उद्धव ठाकरे को क्या कहना आपका? उद्धव ठाकरे को क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहूंगा, उसको जो करना है करूंगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा। उसको जो करना है वो करें, मुझको जो करना है मैं करूंगा। मेघा, ये भी जो जवाब भी था नारायण राणे का, पहले शिवसेना में थे, टिपिकल शिव सैनिक वाला जवाब था। तो ये बिल्कुल एक ही मानसिकता वाले दो बड़े नेता आपस में टकरा गए। अंकित, वैसे सही बात है, बिल्कुल शिवसेना के स्टाइल का जवाब था कि उसको जो करना है करे, मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा। और नारायण राणे उन नेताओं में से नहीं है अंकित जो दबाव में आए। बहुत समय से कवर कर रही हूँ महाराष्ट्र, देखा है, बड़े बहुत नेताओं को देखा है,
नारायण राणे के बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। कभी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर मंत्री हुआ करते थे महाराष्ट्र में, फिर कहीं भी नहीं थे। फिर ऐसा भी समय आया था नारायण राणे का जो बिल्कुल साइडलाइन हो गए थे। मगर जब नारायण राणे के तेवर की बात करिए तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं कमी आती है उनके तेवर में। मगर एक बात ये भी है, वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई, चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। एक बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए अंकित की एक बहुत पुरानी लड़ाई है शिवसेना के साथ नारायण राणे की, बहुत पुरानी लड़ाई है, आज की नहीं है, सालों की है। और ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं मुंबई की सड़कों पर, कुमड़ी चोर, जो जिसका एक्चुअल हिंदी का ट्रांसलेशन है मुर्गी चोर, ये शिवसेना के लोग उसको आज से नहीं कहते हैं। बहुत समय पहले से जब पार्टी से बाहर हुए थे, वो शिवसेना की पार्टी से बाहर हुए थे वो, तब से उसे कुमड़ी चोर के नाम से बुलाया जाता है। और एक बेइज्जती करने वाली बात है, डिसरिस्पेक्टिंग है ये नारायण राणे के लिए। एक मिनिस्टर है, उनके बारे में इस तरीके के पोस्टर्स रातों रात। मुझे तो जो एक चीज बड़ी मजेदार लगी अंकित इसमें, जो हमें अपने ऑडियंस के लिए भी समझाना चाहिए, इतनी स्पीड के साथ शिवसेना को तो मैंने कोई काम करते नहीं देखा है। स्पेशली जब लोगों की मुसीबत आती है, जब कोविड में हालत बुरी हो गई थी मुंबई की, सिर्फ मुंबई की नहीं महाराष्ट्र की, ऐसी तो कोई स्पीड ही नहीं दिखी उद्धव सरकार के तरफ से कि जाए लोगों की मदद करे। जब लोग सड़क पर लिटरली खड़े होकर दम तोड़ रहे थे, तो ऐसी तो कभी भी इतनी स्पीड से काम नहीं करी है उद्धव सरकार ने। आज जिस स्पीड से उन्होंने नारायण राणे को अरेस्ट करने की कोशिश करी और रातों रात पोस्टर्स आ गए, लोग नारायण राणे के घर के सामने खड़े हो गए, सारी चीजें हो गई कितनी स्पीड के साथ। बट अब यही है खेल राजनीति का, यही खेल राजनीति का। और कहीं ना कहीं दिखता है कि दो पुरानी जो रंजिश है उसको शायद इसी वजह से इतनी तेजी से आपने देखा। और अगर जिस तरह से कहते हैं, अगर नारायण राणे ने कुछ बयान दिया, अगर वो गलत था, तो क्या उसके बाद शिवसेना ने जो किया, जो तोड़फोड़ मचाई, जिस तरीके से उन्होंने नारायण राणे को कोविड प्रोटोकॉल्स के उल्लंघन में अरेस्ट कर लिया है और खुद कोविड प्रोटोकॉल तोड़ते हुए सब लोग पहुंच गए वहां पर, तो दोनों बिल्कुल जिस तरीके से दिखता है एक मिरर इमेज टाइप की अभी फिलहाल दिखाई पड़ रही है। मेघा बने रही हमारे साथ, एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है। नारायण राणे को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज रात नारायण राणे पुलिस की हिरासत में रहेंगे। अभी एसपी ऑफिस में उनको रखा गया है, नारायण राणे को रखा गया है। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की थी और केंद्रीय मंत्री हैं जिनके खिलाफ अब ये सब मामले दर्ज हुए हैं। बहुत, जैसे मेघा बता रही थी, बहुत कम ऐसे शायद वाकये होंगे जब किसी केंद्रीय मंत्री को राज्य की पुलिस ने इस तरीके से अरेस्ट करके रख लिया हो। मेरे सहयोगी इस समय राजेश त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी जानकारी आ रही है नारायण राणे कहां पर हैं, और क्या अभी भी जिस तरीके का धरना चल रहा था, लोग शिवसेना और बीजेपी के लोगों के बीच में मारपिटाई चल रही थी, क्या वो अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई में अभी पुलिस ने जो है कई लोगों को हिरासत में लिया हुआ है और वो अब मामला दर्ज करने की तैयारी में इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ, चाहे वो सेना के हों या बीजेपी के, जिन्होंने आज तोड़फोड़ की है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। तो फिलहाल अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काबू में है। लेकिन दूसरी तरफ जानकारी हमें ये मिल रही है कि नारायण राणे को जो है महाड़ ले जाया जा रहा है और रत्नागिरी एसपी ने ये जानकारी दी है कि चूंकि महाड़ पुलिस ने गुजारिश की थी, इसलिए उन्हें पहले डिटेन किया गया और उसके बाद में उन्हें महाड़ पुलिस को, रायगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया। अब रायगढ़ पुलिस, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहता हूं। हमारे साथ अरविंद सावंत साहब जुड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, शिवसेना से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए टाइम्स ऑन ऑफ भारत पर। नारायण राणे ने अभी टाइम्स ऑन ऑफ भारत पे बातचीत करी, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ये सब जो किया जा रहा है ये उन्हें डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है, ये सब उनके साथ गलत हो रहा है। आप सभी जानते हो व्हाट अ लायर ही इज। और जो वीडियो क्लिपिंग या न्यूज अखबारों ने दिखाई, आपके मीडिया ने सारी दिखाई, तो हमने तो कुछ क्रिएट नहीं किया ना उसमें। वो तो खुद ही बहस कर रहे हैं, खुद ही बकवास कर रहे हैं, खुद ही गरिमा नहीं रख रहे हैं, ना खुद की रखते हैं ना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की रखते हैं। ऐसे लोगों से किससे पेश आए? कानून कहता ना, तो कानूनन सरकार पेश आ रही है। थोड़ा ही ऐसे कि किसी को बोल दे थप्पड़ लगाऊंगा और वो बर्दाश्त करे हम, थोड़ा ही है। वो मुख्यमंत्री है और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने अवमानित करने की भाषा, अपमानित करने की भाषा का प्रयोग करते रहे हूं। और मेरा इसलिए बार बार मैं यही कह रहा हूं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि क्या आदरणीय प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के मंत्री का इस वर्तन का समर्थन करते हैं? क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जिस भाषा का प्रयोग आपके केंद्रीय मंत्री करते आए हैं,
तो उसका भी समर्थन करते हैं। और क्या वो जन आशीर्वाद की जो यात्रा आपने निकाली जी, उसका मकसद यही है। ये 3 सवालों का जवाब अगर आदरणीय प्रधानमंत्री दे दे तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। पर अरविंद सावंत साहब, ये बार बार बात उठाई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बात कही कि अभद्र भाषा की अगर बात करें तो उसमें तो शिवसेना के कई नेता उनकी जिस तरीके से उन्होंने लोगों को धमकियां दी कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कंगना रनौत का नाम ले रहे हो, कह रहे हैं कि उनको भी देखिए किस तरह की भाषा करी गई, तब तो किसी के ऊपर एक्शन हुआ नहीं। पर क्योंकि नारायण राणे हैं, उद्धव ठाकरे से उनकी लड़ाई है, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। आप लोगों की एक खासियत है, कौन कंगना राउत और कौन माननीय मुख्यमंत्री, कुछ तो आप लोग भी जरा अंदर से खुद को जांच करो, झांक लो, क्या सवाल पूछते हो। सावंत साहब, कंगना रनौत हो या मुख्यमंत्री, किसी के साथ भी अगर बदतमीजी से कोई बोलेगा, नारायण राणे अगर गलत करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई आप करेंगे, तो कोई भी किसी के बारे में ऐसा कुछ बोलेगा तो कार्रवाई तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोलूं और भाजपा के किसी कार्यकर्ता के बारे में बोलूं या एक्टर के बाद बोलूं, क्या तुलना करोगे? बिल्कुल होनी चाहिए। उन दोनों की अपनी गरिमा है, उन दोनों की अपनी इज्जत है। अगर मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी गरिमा अलग हो जाती है। सावंत साहब, इसके नहीं, इसीलिए मैं अभी बोला। आप 1 मिनट के पहले आपने कहा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना तुलना, दोबारा नहीं गलती करना। सावंत साहब देखिए, गलती की बात आप मत कीजिए। किसी भी व्यक्ति की इज्जत उतनी होती है जितने आपके लिए अगर उद्धव ठाकरे साहब की है तो किसी और व्यक्ति के लिए भी उतनी ही होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, शिवसेना के नेताओं ने कई लोगों को कई बार धमकाया, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होती है? अरे भैया, आप लोग जो वकालत कर रहे हो ना, वही तो पहले आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत लोगों के लिए वकालत करते हो आप। खुद के लिए अभी क्या बोलूं, थोड़ा तो अंदर पूछो अपने दिल से। मतलब पहली बार नहीं हुआ। आप एक बात बताइए अरविंद सावंत साहब, आप एक बात बताइए। ज्यादा नहीं बोलता ये आप तय करेंगे हम किसकी वकालत, हम किसी की वकालत नहीं पूछ रहे। आपसे सवाल पूछ लो, तो आप धमकी देंगे कि आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जवाब नहीं देना चाहता। क्या महाराष्ट्र की सरकार अब सिर्फ यही करने वाली है कि जो उनसे सवाल पूछेगा उसके खिलाफ हम कुछ कार्रवाई कर देंगे, चाहे मीडिया हो या कोई और? सम्मानित करने वाला केंद्रीय मंत्री का इस्तेमाल करता है, उसको जो कानून कार्रवाई हुई उस राज्य को मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा है, आपसे नहीं पूछा। होगी बात, बस खत्म। अरविंद सावंत साहब, जाने से पहले मुझे पता है कि शायद थोड़ा सा आप चलिए, अरविंद सावंत साहब ने अपना फोन काट दिया और उनके साथ दिक्कत यही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को क्यों कह दिया। मेघा, ये राजनीति दर्शाती है। उद्धव ठाकरे को क्यों कह दिया, हमें गुस्सा आ जाएगा। बाकी चाहे किसी व्यक्ति के खिलाफ शिवसेना कुछ भी बातें करती रहे, कह दें कि हाथ पैर तोड़ देंगे, कंगना रनौत की बात नहीं है। किसी भी, चाहे इस देश में कोई भी आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की भी उतनी इज्जत है जितनी मुख्यमंत्री की होगी। अगर उनके खिलाफ कोई गलती करेगा तो वैसे तो उसकी हर व्यक्ति के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी कोई इस तरह की बात करेगा, कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। अंकित, मैं इनफैक्ट उसी वक्त टोकना चाहती थी, ये धमका रहे हैं, ये बिल्कुल ऑन एयर हमें धमका रहे हैं। अगर ये ऐसी बातें कह रहे हैं कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, एक इंटरव्यू करना या नारायण राणे को आपने कस्टडी में लिया तो सवाल पूछना सपोर्ट हो जाता है, उनकी नजरों में सपोर्ट हो जाता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, आप वहां पर नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि भाई हम आपके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। ये कैसे सर चलाते हैं? एमवीए और शिवसेना इस तरीके से सरकार चलाती है महाराष्ट्र में। एक सवाल आप मेरा आपसे संपर्क टूट गया, लेकिन कमाल की बात है, उनसे यही सवाल पूछने वाले थे कि कार्रवाई अगर नारायण राणे ने जो करा उसके खिलाफ आपने कार्रवाई करी, बहुत अच्छी बात है। कोई भी इस तरह की अगरिमा बात करेगा, कोई इस तरह की बात कहेगा जिससे किसी की इज्जत पे ठेस पहुंचे, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब अपने ऊपर आएगी तो आप सबको धमकाएंगे, आप धमकाएंगे मीडिया को भी। मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं कि नारायण राणे ने ऐसा क्या कहा था जिसको लेकर यह पूरा बवाल शुरू हुआ। बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याविषयी नाही काय। किती वर्ष आली देशाला संस्कृती, हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली। एक आहे देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी, बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याविषयी नाही काय। किती वर्ष आली देशाला संस्कृती, हिरक महोत्सव काय हे असतो तर कानाखाली चढवली। एक आहे देशाचं
तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? आपको मैं पहले दिखाना चाहता हूं कि नारायण राणे पे इस बात को करने के बाद क्या क्या जो पूरी धाराएं लगाई जिस धाराओं के अंतर्गत उनको अरेस्ट किया गया है। धारा 500 आईपीसी पे है, ये मानहानि का करना है, 2 साल तक की इस पे सजा हो सकती है, जेल जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 505(2) समुदायों के बीच घृणा पैदा करने की भी धारा इन पे लगा दी गई है। और साथ ही साथ चलिए, मुझे बताया गया कि शायद आपको थोड़ी देखने में दिक्कत हो रही होगी तो इसको नीचे कर देते हैं। और 3 साल तक की इस पे सजा हो सकती है, जुर्माना जेल दोनों हो सकती है। 153(b) भी लगाई गई है, समुदायों के विरुद्ध बोलना 5 साल तक की इस पे सजा हो सकती है। नारायण राणे ने जो बोला उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री के बारे में अगर आप बात करेंगे कि उनको थप्पड़ लगा देना चाहिए, पर मुझे बताइए मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, लेकिन आप मुझे बताइए इनमें से कौन से समुदाय के ऊपर नारायण राणे ने हमला कर दिया? ये जो इस तरह का कि आपने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार इस पे ना आपको 2 पिक्चर्स दिखाएंगे, क्योंकि शिवसेना ने उनके ऊपर यह भी धारा लगाई कि जो सरकार है वहां ने यह भी धारा लगाई कि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ा है। आपको यहां पर दिखाता हूं कि कोविड प्रोटोकॉल जिस तरीके से तोड़ी गई वो बिल्कुल बात सही है कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, पर क्या शिवसेना जिस तरीके से ये पहुंचे मुर्गियां लेकर नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इतने सारे लोग वहां पहुंच गए, क्या ये कोविड प्रोटोकॉल के में अलाउड था? उसके बाद जो शिवसेना और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में पत्थरबाजी, और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये पत्थरबाजी चल रही है शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में। अब कोई कोविड प्रोटोकॉल इसमें उल्लंघन नहीं हो रहा, इसमें शिवसेना के जो लोग थे उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, भाजपा के जो लोग मारपीट कर रहे हैं उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या ये देखिए, ये इस तरफ शिवसेना है, उस तरफ भाजपा है, पूरी पत्थरबाजी चल रही है, खुला छोड़ा हुआ है और कोविड प्रोटोकॉल की बात हो रही है। दिक्कत सिर्फ यही है कि आप सेलेक्टिव कार्रवाई करते हैं। जब कहीं और होता है तो आप कहते हैं देखिए कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और जब आप खुद करते हैं, उद्धव ठाकरे के बारे में आप सवाल पूछ लीजिए या शिवसेना से पूछ लीजिए कि आपने कैसे, अगर किसी और के बारे में कोई कुछ कहेगा तो वो ठीक कैसे है, तो कहते हैं कि आपके चैनल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये कौन सा लोकतंत्र है? आपको सबसे पहले हम दिखवाते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है। नारायण राणे के जो बेटे हैं नीतीश राणे, वो इस समय धरने पर बैठे हुए हैं उसी पुलिस स्टेशन में जहां पे नारायण राणे को पहले अरेस्ट किया गया था, और वहां पे थाने के अंदर बैठकर वहां पर जबरदस्त हंगामा चल रहा है नीतीश राणे और उनके समर्थकों का। ये जो आप इस समय देख रहे हैं तस्वीरें, ये थाने के अंदर से आ रही हैं जहां पर नीतीश राणे बैठे हुए हैं पूरे तरीके से वहां पर प्रदर्शन करने के लिए। लोकतंत्र में आज आपको अपनी दूसरी बड़ी खबर दिखाते हैं, और इस खबर का सीधे आप पे असर इसलिए है क्योंकि कोरोना भी गया नहीं और वैक्सीन सबके लिए बहुत जरूरी है। आज टाइम्स नाउ ऑफ भारत पे हम ऐसा एक्सपोजे करने जा रहे हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। बेनकाब करने वाले हैं उन लोगों को जो कोरोना वैक्सीन का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। जी हां, अभी तक आरटीपीसीआर टेस्ट का आपने सुना था कि फर्जीवाड़ा चल रहा है, अब तो वैक्सीन का भी फर्जीवाड़ा होना शुरू हो गया है। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं उन्होंने हैदराबाद में ये एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और जो जानकारी सामने आई वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। कुछ लोगों की मदद, जो लोग हैं, कुछ लोग इसमें जो पूरे तरीके से लगे हुए हैं, पता चला कि बिना टीका लगाए कैसे पैसे देकर आप फेक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो जैसे आजकल हर जगह हो रहा है कि आपको सर्टिफिकेट दिखा के फ्लाइट में चढ़ने के लिए मिलता है, आप सर्टिफिकेट दिखा के ऑफिस के अंदर जा सकते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं है पर फेक सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। इसमें जालसाज एजेंट हैं और कोरोना वैक्सीन के सेंटर्स के कुछ लोग भी शामिल हैं। 1 डोज, 2 डोज और विदेश में रहने वालों को भी आसानी से आधार, पैसा, मोबाइल नंबर देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है। आप लगवाइए मत लगवाइए, आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूर मिल जाएगा। अब बड़ा सवाल यही है, जब देश में आसानी से टीके मिल नहीं रहे, अभी भी लोगों के लिए मुश्किल हो रही है, कई लोग सेकेंड डोज के लिए धक्के खा रहे हैं, लोग अभी भी डरे हुए हैं, ऐसे घोटालेबाज किस तरीके से कोविड का जो पूरा, इनको जो कहते हैं ना, जो गिद्ध हैं, जो किस तरीके से इसको पूरे माहौल का फायदा उठाकर अपने लिए पैसा कमाने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। सिस्टम को बाईपास किया जा रहा है, आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारा यह भी सवाल है कि क्या इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई तुरंत नहीं होनी चाहिए। यह स्टिंग ऑपरेशन हैदराबाद में किया गया, जिसमें स्टिंग में शामिल शख्स ने हमें बताया कि किस तरीके से सर्टिफिकेट आसानी से जालसाज जो हैं वो आसानी से दिलवा देते हैं। आपको लाइन में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा, बस पैसे दीजिए
और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं क्या इस स्टिंग ऑपरेशन में मिला। मेरा तो हो गया बोले ना, फिर बोला था चल जाता फाइनल सर्टिफिकेट बोले, और वो कोवैक्सीन में 1 कर दो बस हो जाता। थैंक यू आपको बोलना है, काम इमीडिएटली कर दिया। अरे नहीं समझ गया था मैं ये सोचा कि होता कि नहीं है आज। हाँ व्हाट्सएप नंबर। वैक्सीनेशन का जो फर्जी सर्टिफिकेट है वो ऑन डिमांड मिल रहा है, बनाया जा रहा है बड़े आसानी से। जैसे आप पसंद की जो भी आपको वैक्सीन हो उस पसंद की वैक्सीन बता दीजिए और वो उसी का आपको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। हालांकि स्टिंग के एक हिस्से में जालसाज ये भी कहता है कि ये काम करना रिस्की बहुत है, पकड़े भी जा सकते हैं, तुमको भी किसी तरीके से मतलब फंस सकते हैं। और जो जिस तरीके से वो काम कर रहा है वो कह रहा है कि जो पूरा जो तरीका है वो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड साइलेंट तरीका है जिससे लोगों को पता ना चले कि इस तरीके की कोई जालसाजी हो रही है। फाइनल सर्टिफिकेट पर कोविड वैक्सीन मतलब हो गया ना, तो फिर टेंशन नहीं है। इस तरह सेकंड करा देना प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसका करा दो, कैसे होगा और बाकी का जरूरत है तो देखिए 21 जुलाई बिटवीन 9 जुलाई टू 2 अगस्त कभी भी हो सकता है, अभी भी करा ले सकते हैं। अब करो, अगर फिर भी आ गया, अब कभी भी आ गया ना, जब हायर रिजल्ट आए तो जब आ गया कर दे सकते हैं। तो क्या है अब इतना रिस्क हो गया ये करना, क्योंकि अगर मैं पकड़े गया तो तुम्हारा भी लेके जाते, मेरी भी लेके जाते, इसलिए मैं ले रहे हैं तो साइलेंट में काम करो, काम कर दो। इसलिए मैं भी मामले नहीं कर रहा था, मिलकर गैस दे दिए भाई खत्म हो गया काम। आप भूल गए, अरे वहाँ पे बात करने का टाइम भी नहीं है। अभी आपको और भी चौंकाने वाली जो इसमें खबरें हैं वो भी और दिखाते हैं। अब घोटालेबाज जो है उसकी अंधेरगर्दी आपको दिखाते हैं, कैसे उन्होंने एक शख्स का फर्जी सर्टिफिकेट उसके मरने के बाद भी बना दिया। यानी कि जो व्यक्ति इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम का भी वैक्सीन लगा दी गई, एक मरे हुए शख्स को वैक्सीन लगा दी गई, उसका सर्टिफिकेट निकाल दिया। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर, और मैं इसको फुल फ्रेम बोलता हूं अपने प्रोड्यूसर से, वो फुल फ्रेम स्क्रीन पर डालेंगे। ये दोनों तस्वीरें में एक व्यक्ति का जो नाम है वो व्यक्ति मारा जा चुका है, मतलब एक तरफ उसका डेथ सर्टिफिकेट है और एक तरफ उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट है। अब देखिए किस तरीके के खेल हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि देश में जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जिस तरीके से बन रहा है, आधार बस आपको किसी ना किसी से नंबर प्रोवाइड कराना है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, दुबई कहीं पर भी बैठे हुए हैं तो ये फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। अब आने जाने के लिए आपको जिस तरीके से ट्रैवल पासपोर्ट की बात होती है कि वैक्सीन उसमें आप अपना जोड़ दीजिए सर्टिफिकेट, तो समझिए आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और आपको भारत वापस आना है बिना वैक्सीन लगवाए, आप ये सर्टिफिकेट इनसे बनवा लीजिए और वापस आ जाइए। कोरोना का कितना जबरदस्त खतरा बना हुआ है और इस तरीके के फर्जी वायरस से कितने लोगों की जान जा सकती है, अब सोच के देखिए। हैदराबाद में एक शख्स ऐसे ही फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने में लगा हुआ है और इस घोटालेबाज ने बताया कि कुछ दिन में सर्टिफिकेट हमें दे देगा, चाहे आप कहीं पे बैठे हुए। वो कैमरे पर पैसा गिनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपको दिखाते हैं खबर। अभी ये OTP पे आ जाता है, एक हमारे खानदान में भी है 4-5 जन लेडीज है, लेना नहीं हाँ नहीं वो डरे में 2 साल मर जाते, 3 साल मर जाते, वो चल रहा ना वो इशू दबा के इशू चल रहा, बोल के जरा वो मेरा 2000 है ना बराबर, बोले चलो जरा बोले तो फिर एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर फिर बोले तो फिर नहीं बुला ले, ये गले में मैं बोलता हूँ उनको बोल दो भाई को। आजकल में आज तो बंद हो गया सेंटर जी, 2 बजे तक ही रहती है इसकी दिन जी 2 दिन में करा लेता हूँ और आज ये परसों में जाते हैं अल्लाह। आपने देखा किस तरीके से लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं हैदराबाद। मेरे सहयोगी सौमित वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने ही जाके इन लोगों से बात की, इन लोगों का पर्दाफाश किया और ये पूरी खबर आपके सामने रखी कि किस तरीके से आपकी जान से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बिना वैक्सीन लिए सर्टिफिकेट बनवाने। सौमित, सबसे पहले मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसा कितना प्रेवलेंट है, मतलब ये लार्ज स्केल पर कितने ऐसे सर्टिफिकेट बना रहे हैं ये लोग?
जी बिल्कुल, हमने कहा था कि टाइम्स नौ भारत पे बड़ा खुलासा करेंगे हैदराबाद में वैक्सीन स्कैम के बारे में। तो हमने ओल्ड सिटी चारमीनार पहुंचे थे एक वैक्सीन स्कैम के बारे में पर्दाफाश करने के लिए, और वहां से दूसरे सेंटर्स पे भी हम गए। और वैक्सीन सेंटर के स्टाफ जो है ये पूरे गवर्नमेंट सेटअप वैक्सीन सेंटर्स है, और इसी में जो स्टाफ काम करते हैं और लोकल एजेंट्स रहते हैं, इनके मदद से ये जो लीगल सर्टिफिकेट्स है कोविन ऐप से डाउनलोड करके इलीगली दिया जा रहा है। मतलब आपको वैक्सीन लेने की जरूरत है नहीं। आप एक शख्स तो हमारा जो बेनिफिशियरी था वो तो दुबई में है और पिछले 3 साल से वो दुबई में है, और जो दूसरा शख्स था वो ऑस्ट्रेलिया में है और पिछले 2.5 साल से बढ़कर वो ऑस्ट्रेलिया से हैदराबाद आया तक नहीं। और जो तीसरा शख्स जैसा आपने कहा था उसकी मौत हो गई 1 महीना पहले, और गवर्नमेंट का GHMC का उसके पास डेथ सर्टिफिकेट, उसके फैमिली के पास डेथ सर्टिफिकेट तक है, और उसको भी इन लोग ने कोवैक्सीन देने का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। ऐसे हमने कुछ केस स्टडीज किए हैं, और चौथे केस स्टडी में और इंटरेस्टिंग है, आपको इन लोग डिजिटल सर्विसेज भी स्टार्ट कर दिए। मतलब आप व्हाट्सएप में भेज दो आधार कार्ड और गूगल पे या फोन पे कर दो पैसे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो है फिर व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा। आपको सेंटर आने की जरूरत नहीं है, आके बात करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा हैदराबाद सिटी में हजारों में, और बहुत लोग ऐसे सर्टिफिकेट्स लेकर जो ऑफिस में मैंडेटरी है जहां पे सर्टिफिकेट दिखा के अंदर जा सकते हैं, और बहुत जगहों पे वैक्सीन सर्टिफिकेट देके जा सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं दूसरे स्टेट से, मतलब अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। इवन पासपोर्ट से जो कोविशील्ड है, WHO का अप्रूवल है, वो तक लिंक करके लोग, बहुत सारे लोग हैदराबाद छोड़कर बाहर भी गए हैं। और ये इंफॉर्मेशन क्लियरली मतलब टाइम्स नौ भारत नहीं कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन खुद वैक्सीन सेंटर के स्टाफ और जो लोग ये काम कर रहे हैं वही लोग बोल रहे हैं। और इवन 1000-1500 में पहले स्टार्टिंग में हुआ था, और अभी 1500 से लेकर 5000 तक एक सर्टिफिकेट बेचा जा रहा है, और ऐसे सर्टिफिकेट्स के पास बहुत लोग आके ले रहे हैं। और इंटरेस्टिंग खबर यह है कि तेलंगाना की सरकार अभी तक इस पे मतलब एक्शन लेने की बात कही नहीं, और उन लोगों ने बस इतना कह के बाजू खट गए कि आगे अगर ऐसे केस स्टडीज ऐसे मामले उनके सामने आएंगे तो फिर उन्होंने एक्शन लेंगे बोल के बोले, मगर अभी तक उन लोगों का कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। स्टेटमेंट कोई जारी नहीं हुआ है तेलंगाना सरकार की ओर से। सौमित बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार जुड़ रहे हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकतंत्र में से जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कितना बड़ा खतरा मानते हैं आप इस तरीके के फर्जीवाड़े को? ऑलरेडी हम देश में कोशिश लगी हुई है किसी तरीके से वैक्सीनेशन स्पीड बढ़ाने की, कोशिश करने की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिले। इस तरीके का फर्जी सर्टिफिकेट अगर लोगों को घर बैठे बैठे मिल जाएगा तो कोरोना से कैसे लड़ पाएंगे हम लोग? जी बिल्कुल, ये मॉकरी हो चुकी है, और जो प्रधानमंत्री कहते हैं एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, उस सब का नेगेटिव इंटेंट आप देख सकते हैं। आपदा में अवसर, और इससे ज्यादा आपदा में अवसर क्या है कि जहां तक कोरोना प्रिवेंशन के लिए, कोरोना ना फैले, मास्क लगाना, इवन गाड़ी में अकेले भी बैठा व्यक्ति उसको मास्क लगाना है। और यहाँ ये हो रहा है कि वैक्सीन बिना लगवाए ऐसे व्यक्ति को सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं जो सर्टिफिकेट पासपोर्ट लेके एक कंट्री नहीं कई कंट्री माइग्रेट कर सकता है, और एक स्ट्रेन नहीं मल्टीपल स्ट्रेन मिक्स कर सकता है, जो हमारे लिए फ्यूचर का सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हाइब्रिड म्यूटेंट स्ट्रेन, मतलब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इन सब का अगर हाइब्रिड हो गया तो ये फेटल स्ट्रेन होगा। इसको अगर मैं कहूं सिंपल सेंटेंस में, तो अगर मर्डर की सजा 302 और 304 के तहत होती है, इसको मास मर्डर करार दिया जाए और उसी तरह से सजा दी जाए। मेडिकल में नेग्लिजेंस का स्कोप 0 होता है। ये लाइफ और डेथ का सवाल है। डॉक्टर साहब, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके के अभी सिस्टम्स हैं, जैसे कि कोविन ऐप में आपको जाना पड़ता है, आधार कार्ड से आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं बिना किसी व्यक्ति की वैक्सीनेशन सेंटर पे बिना मिली भगत से तो इस तरह के वैक्सीन सर्टिफिकेट बाहर आ नहीं सकते। इस पे तो एक पूरी व्यापक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें देखिए, जब भी कोई नियम बनता है, हिंदुस्तान में एक शब्द है जुगाड़। उस नियम के तहत जुगाड़ में यह देखा जाता है कि इससे इस नियम का उल्लंघन कैसे किया जाए। विदेशों में जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि नियम बनता है और नियम का पालन करने के लिए सिटीजन कितनी कोशिश करें। ये कोशिश हमारे यहाँ कोशिश कैसे जुगाड़ निकालो, लाइन को तोड़ दो, पैसे से सर्टिफिकेट ले लो। इसमें मिली भगत सबकी होती है। एक बिचौलिया होता है, एक एजेंसी होती है जो उसमें अस्पताल हो, वैक्सीनेशन सेंटर हो, जो भी हो, और लेकिन साथ में गवर्नेंस के लोग भी मिले होते हैं। इसीलिए जो आपके स्टिंगर वहां से बता रहे थे, उन्होंने कहा आगे कुछ होगा तो देखा जाएगा।
मतलब अभी सब लीपापोती कर दो, आगे कुछ और तो देखा जाएगा। मतलब अभी तक जो हुआ वो कुछ नहीं हुआ उनके हिसाब से। इस सब की मिली भगत है और जो इसमें इन्वॉल्व पाया जाए उन पे ही मास मर्डर का पनिशमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। हमारे इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन का जो खबर हमने दिखाई है, इसका असर दिखाई पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने तेलंगाना सरकार से रिपोर्ट मांगी है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह रिपोर्ट मांगी है और हैदराबाद ने बन रहे फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर, वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर अब एक रिपोर्ट तलब करी गई है हैदराबाद से। केंद्र सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, उन्होंने तेलंगाना की सरकार को आगाह करके ये रिपोर्ट मांगी है। सौमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौमित, केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है तेलंगाना सरकार से कम अब तो केसीआर की सरकार को ना तो सिर्फ रिपोर्ट देनी पड़ेगी, बस देखना तो जरूर पड़ेगा, एक इन्वेस्टिगेशन तो करानी पड़ेगी रिपोर्ट भेजने से पहले। जी बिल्कुल, कल जब हम ये स्टोरी ब्रेक करने वाले थे, कोविन चेयरमैन से भी हमारी बात हुई थी और हमारी टीम जब उनसे बात हुई थी, उन्होंने क्लियरली अपन मतलब टाइम्स नाउ नव भारत स्टोरी एयर करने के बाद इन लोगों ने अभी हमें पता चला कि इन लोगों ने रिस्पांस भी जारी किया। जब टाइम्स नेटवर्क ये स्टोरी करने के बाद वहां से इमीडिएटली रिस्पांस मिला और उन्होंने ये कहा कि तेलंगाना सरकार को इस पे रिपोर्ट सबमिट करना चाहिए और कहां ये सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, ये सारे भी उन लोग पर्दाफाश करना चाहिए और ये पूरा रिपोर्ट में वो जांच करके उसके बाद रिपोर्ट बनवा के सेंटर को सबमिट भी करना है। तो अभी तेलंगाना सरकार क्या स्टेप लेता है, ये भी हमारे को अभी देखने का इंतजार है। और अभी तक तो वो ये कहे कि अगर ऐसे मामले वो उनके सामने तक आएंगे तो एक्शन तो लिया जाएगा। तो कितना एक्शन, मतलब क्या एक्शन लोग लेते हैं, वो अभी देखने की बारी है। ठीक है सौमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस खबर पर हम बहुत पैनी नजर रखेंगे और उम्मीद रहेगी कि जल्द से जल्द यहां पर तेलंगाना की सरकार इस पर कोई एक्शन ले, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन कराए। सौमित, इस खबर को लगातार, इस खबर का पीछा जरूर करते रहेंगे। आपको और भी ऐसे गुनाहगारों से हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। अब दूसरी एक बड़ी पॉलिटिकल खबर की ओर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो घमासान है, जहां भी उनकी सरकार है, वो अभी भी किसी भी तरीके से सुलझने का नाम ले ही नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर पंजाब तक कांग्रेस में कला लगातार जारी है। घमासान है आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। इस बैठक में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। पिछले कई दिनों से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में जबरदस्त तनाव चल रहा है, पूरा खींचतान चल रही है। बात इस वजह से बिगड़ी हुई है क्योंकि शुरुआत में इस तरह की खबरें आई थी कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली 2018 में, तो 2.5 साल के मुख्यमंत्री फॉर्मूले पर अग्रीमेंट हुआ था भूपेश सिंह बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में, जिसके बाद आज दोनों क्योंकि जून में अभी 2.5 साल खत्म हुए हैं, वहां पर दोनों आज राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। खबर यह भी है कि बैठक में सुलह का एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। वहीं पंजाब की ओर अगर मैं आपको लेके चलूं तो शायद कई बार मुझे लगता है आप भी बोर हो गए होंगे सुनते सुनते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो आपस की जो कला है वो सुलझ ही नहीं पा रही पंजाब में। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में तनातनी पूरे तरीके से जारी है। सिद्धू भले ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए, तब लगा कि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो है वो ढूंढ लिया गया है दोनों के बीच में, लेकिन अभी लगता है कि किसी भी तरीके की जो उनकी लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस के राज वाले 2 राज्य और उन राज्यों में कांग्रेस में 2 फाड़, ये 4 तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह कांग्रेस में छत्तीसगढ़ से लेकर पंजाब तक फूट पड़ी हुई है। नंबर 1 और नंबर 2 का झगड़ा ऐसा कि इसे सुलझाने में कांग्रेस आलाकमान के भी पसीने छूट रहे हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का झगड़ा खत्म करने के लिए आज राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में बघेल और टीएस सिंहदेव के अलावा कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के छत्तीसगढ़ मामलों के प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान छत्तीसगढ़ में पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को जल्द खत्म करना चाहती है और ये बैठक इसलिए हुई थी। लेकिन बैठक के बाद जब कांग्रेस नेता बाहर आए तो कलह के बारे में किसी ने खुलकर कुछ नहीं बोला। पीएल पुनिया बोले, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब चंगासी।
राजनीतिक परिवेश में अगले आने वाले चुनाव की तैयारी किस तरह से की जाए, उसमें बस्तर के बारे में, सरगुजा के बारे में, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर पांचों संभागों की अलग अलग चर्चा हुई और विस्तार से। 2.5 साल के फॉर्मूले पे उसमें कोई चर्चा नहीं। सर मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे? नहीं, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है? नहीं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल भी नहीं है सर? कोई चर्चा ही नहीं। राहुल जी के साथ बैठक हुई है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। क्षेत्रों की विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा हुई। खंड वर्षा भी है, किसानों के संदर्भ में भी चिंता है, अन्य विषयों पर भी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जहां तक के विकास की बातें हैं, गतिविधियों की बातें हैं, ये सारी चर्चा है। अब बात कांग्रेस के शासन वाले दूसरे राज्य पंजाब की। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच का टकराव अब आर पार की जंग में बदल गया। पंजाब के करीब 30 कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान से मिलने की तैयारी की है। आज पंजाब के मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पर इन नेताओं और विधायकों की बैठक हुई है, जिसके बाद 5 सदस्यों की कमेटी बनाने का फैसला लिया गया। सूत्र बताते हैं कि ये नेता और विधायक राज्य में अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले से भी नाराज हैं। मैं आज यहाँ बूटे लगाने की बात करूँ, बूटे लगाने, आपकी राय क्या है? ने सीएम साहब के मिनिस्टर हमें बनाया है, कहीं सीएम साहब नहीं जाता तो मिनिस्टर ने जाना है। लेकिन जो पार्टी कश्मीर के ऊपर क्या स्टैंड है? कश्मीर क्या स्टैंड क्या है? मेरा स्टैंड ये है, सियासत बाद में है, पहले देश है। सीएम साहब ने जो कहा है उसको मैं सही ठहराता हूँ, अपनी आस से कुछ नहीं, मैं सीएम से बड़ा नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में सिद्धू के सलाहकार प्यारे लाल गर्ग और मलविंदर सिंह मल्ली को कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस प्यारे लाल गर्ग और मलविंदर सिंह मल्ली के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट पर दिया गया। आज मलविंदर सिंह एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने उनके घर पहुंचे। गुरु साहब का संदेश आ, अपनड़े गिरवान में सिर नीवा कर देख। पंजाब बर्बादी दे राह ते धक्किया गया, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰਮਾਨ 'ਚ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। पंजाब ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, अमन शांति ਲਈ यत्न करने चाहिए। स्टेटमेंट की तो बात यहाँ करने का कोई आइडिया नहीं है, वो तो हम जो भी स्टेटमेंट आई है अभी देखी नहीं मैंने, जब देखेंगे उस पर अगर रिएक्ट करने की जरूरत हो। किस विषय पे बुलाया आपको? सिद्धू साहब पंजाब के मुद्दों पे, पंजाब पे मुद्दों की बात की है कि पंजाब के मुद्दे क्या हैं, कैसे उसका सल्यूशन हो, पंजाब में जो करप्शन, जो माफिया राज का दोष लग रहे हैं वो कैसे ठीक हो, पंजाब में शांति कैसे हो, भाईचारा कैसे मेंटेन हो, पंजाब में विकास कैसे हो, इंडस्ट्री बंद हो रही है वो कैसे चले, शहरों में लोगों का व्यापार कम हो रहा है, कुछ तो कोरोना ने खराब किया, कुछ लॉ एंड ऑर्डर ने किया। सो सबके बारे में बात हुई है कि क्या होना चाहिए। पंजाब में चल रही कला के बीच हरीश रावत ने भी अपना पंजाब दौरा रद्द कर दिया। अब हरीश रावत 3-4 दिन बाद पंजाब जाएंगे, लेकिन जिस तरह छत्तीसगढ़ और पंजाब में कांग्रेस में कलह चल रही है, फिलहाल उसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। मेरी सहयोगी रंजिता इस समय जुड़ रही है हमारे साथ दिल्ली से, लगातार इस खबर में बनी हुई है, नजर अपनी उन्होंने बनाए रखी है। रंजिता, पंजाब हो या छत्तीसगढ़, लगता यह है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं असफल हो रही है नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को बैलेंस करने में। देखिए, मुश्किल यही है, कांग्रेस के पास सत्ता कहीं कहीं है और जिम्मेदारी सबको चाहिए। यही कारण है कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या पंजाब, कमोवेश दोनों ही राज्यों की कहानी एक जैसी है। राजस्थान में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। आज छत्तीसगढ़ की बैठक हुई, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 2 नेता जो आज मिले थे राहुल गांधी के आवास पर, वो आपस में आमने सामने बैठे तक नहीं। राहुल गांधी ने अलग अलग दोनों ही नेताओं से बातचीत की है। राजस्थान में भी वही स्थिति, पंजाब में जिस तरह से कैप्टन और सिद्धू के बीच तलवार खींची थी, अब सिद्धू के जो एडवाइजर है वो उस खाई को और भरने का काम कह सकते हैं और बढ़ाने का काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आला कमान की चुनौतियां जो बढ़ती जा रही है, इसको खत्म कैसे करेंगे, क्योंकि अब पंजाब में कैप्टन हटाओ कांग्रेस बचाओ नारा जो है वो बुलंद हो रहा है। दिल्ली पहुंच रहे हैं विधायक और यहां फैसला लिया जाएगा कि क्या कैप्टन की सत्ता बरकरार रहती है या फिर मुख्यमंत्री पद से वो हटते हैं। और ऐसा ना हो जाए कि कैप्टन हटाओ कांग्रेस बचाओ के चक्कर में कांग्रेस साफ ही हो जाए पंजाब से। चुनाव अभी कुछ ही महीने दूर है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता हमसे जुड़ने के लिए। मैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आज लोकतंत्र में इतना ही समय था, 3 बड़ी खबरें आपको